Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, एक्सेप्शन कितने तरह के होते हैं, एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस होता है, इनबिल्ट एक्सेप्शन को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन को रेज कैसे करते हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर के उसको पहले देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, हम लोग खुद के एक्सेप्शन कैसे लिख सकते हैं। एक बार हम लोग खुद के एक्सेप्शन लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग कैसे रेज कर सकते हैं, है ना। और एक बार जब हम लोग एक्सेप्शन रेज करते हैं तो फिर उसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हम लोग मशीन लर्निंग में जाकर के एक एग्जांपल को देखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग डोमेन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग देखने वाले कस्टम एक्सेप्शन। तो कस्टम एक्सेप्शन जो होते हैं वो हमारे खुद के एक्सेप्शन होते हैं जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट या आवर यूज केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र एज अगर नेगेटिव देता है, अगर कोई यूज़र एज नेगेटिव देता है तो मैं एक खुद का एक्सेप्शन रेज करूं कि नेगेटिव एज एरर करके। ठीक है, तो इसके लिए मुझे खुद का एक्सेप्शन लिखना होगा। तो एक्सेप्शन लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, तो क्लास एंड क्लास का नेम, आप कौन सा एक्सेप्शन लिखना चाहते हो तो एक्सेप्शन का आप नेम देते हो और उस क्लास को आप इनहेरिट करते हो एक्सेप्शन से क्लास से। क्यों इनहेरिट करते हो, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी एक्सेप्शन हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो चाहे वो इनबिल्ट एक्सेप्शन हो, वो क्या करता है कि वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है, इसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था। हमारा जो खुद का एक्सेप्शन लिखने का जो टास्क है उसको हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे या 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक खुद का एक्सेप्शन क्लास लिखने वाले हैं। हम लोग खुद का एक एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर करेंगे। एक बार जब हम लोग कस्टम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देते हैं फिर हम उस एक्सेप्शन को रेज करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, और जब हम लोग उस एक्सेप्शन को रेज कर लेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा एज टू अ स्मॉल एरर, मतलब हम लोग ये करना चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र एज 18 से कम दे तो उसको आप ये मैसेज शो कर दो विद द हेल्प ऑफ कस्टम एक्सेप्शन एज टू अ स्मॉल, है ना। अगर यूज केस इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक मेरे पास कोई वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट है जिसका यूज 18+ ईयर वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अगर कोई यूज़र 18 से कम वाला अगर रजिस्टर करता है तो आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो कि एज इज टू अ स्मॉल टू रजिस्टर। ठीक है, और अगर 18 से ज़्यादा तो आप उसको सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना एज टू अ स्मॉल एरर, वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा है और उसके अंदर मैं डेफ करके इनिट एक मेथड लिखता हूँ और इनिट जो होता है वो एक कंस्ट्रक्टर होता है। इसके लिए आप जाकर के मेरे उप्स वाले लेक्चर देख सकते हो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इनिट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मैसेज ले करके और मैसेज खुद के इंस्टेंस के लिए मैसेज इनिशियलाइज करता है और उसके बाद पेरेंट क्लास मतलब एक्सेप्शन क्लास का इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जिसमें हम लोग मैसेज पास करते हैं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, सुपर क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज क्यों करते हैं, तो इफ़ यू डोंट कॉल सुपर डॉट इनिट योर कस्टम एक्सेप्शन विल नॉट डिस्प्ले द मैसेज व्हेन प्रिंटेड। अगर आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हो ना तो आपका जो इंटेंडेड मैसेज जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो डिस्प्ले नहीं होता है टू एंड यूजर। ठीक है, अब चलिए स्टेप 1 मैंने लिखा, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं स्टेप 2 पे चलता हूँ। तो स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर को रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर यूजर का एज 18 से कम है तो वो एक एक्सेप्शन रेज कर देता है जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया या डिफाइन किया है ना। तो उस एक्सेप्शन को रेज कर देता है विथ कस्टम मैसेज कि प्रोवाइडेड एज इज टू अ स्मॉल टू रजिस्टर, और अगर 18 से ज़्यादा या बराबर है तो it will process it and in the end it will successfully show the message registration successful। ठीक है, मैंने इसको भी एक्सिक्यूट किया। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि जब मैं इस रजिस्टर यूज़र को जब मैं कॉल करूंगा फॉर ए सर्टेन एज, फॉर एग्जांपल 25, तो क्या होता है, तो इट इज़ गिविंग मी द मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब ये एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ। अगर मैं 25 को 15 कर दूं तो इट विल रेज द एक्सेप्शन एज टू अ स्मॉल एरर प्रोवाइडेड एज 15 इज टू अ स्मॉल टू रजिस्टर, है ना। तो ये जो एक्सेप्शन है ना, इसको हमने अभी ऊपर डिफाइन किया था और ये यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक्सेप्शन रेज कर दिया, है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है एक्सेप्शन रेज करने के कारण, तो आप ऐसा समझो कि आपके प्रोग्राम में 3 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। सबसे पहले लाइन में कुछ प्रिंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट, सेकंड लाइन में रजिस्टर यूजर कॉल हो रहा है, और थर्ड लाइन में भी हम लोग कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम में 3 लाइन्स ऑफ कोड है। फर्स्ट में स्टार्ट मैसेज प्रिंट हो रहा है, उसके बाद रजिस्टर यूजर फंक्शन कॉल हो रहा है, और इन द एंड मैसेज प्रिंट हो रहा है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आप देखोगे कि जब भी एक्सेप्शन रेज होता है तो फर्स्ट वाला लाइन तो प्रिंट हो रहा है, सेकेंड वाले लाइन में एक्सेप्शन रेज होता है, तो क्या होता है कि प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है या हॉल्ट हो जाता है, और इसके बाद जो भी लाइन होते हैं ना, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक्सिक्यूट नहीं होते। आप देखोगे कि एंड एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एंड प्रिंट नहीं हो रहा, स्टार्ट प्रिंट हो रहा है, और डायरेक्टली उसके बाद मुझे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एज टू अ स्मॉल एरर ये मुझे शो हो रहा है कि नहीं। देख सकते हो कि दिस इज वाई वी नीड टू हैंडल द एक्सेप्शन, नहीं तो प्रोग्राम अचानक रुक जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे इस लाइन में एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस लाइन में एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देखा था, ठीक है। और जब इसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में ऐड कर देंगे, तो जब भी ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज होगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल करेगा। तो मैंने एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है जिसके अंदर मैं डाला हूँ एज टू अ स्मॉल एरर, ठीक है। तो एज टू अ स्मॉल एरर एक इंस्टेंस है, किस टाइप का है वो? एज टू अ स्मॉल एरर क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। एज टू अ स्मॉल एरर एक इंस्टेंस है एज टू अ स्मॉल एरर क्लास का, क्योंकि एवरीथिंग इन पाइथन इज ए इंस्टेंस, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना, तो आप देखोगे कि मैं एक्सेप्शन को बहुत प्यार से हैंडल कर पा रहा हूँ, एंड यू कैन सी द इंटेंडेड मैसेज जो मैं डिस्प्ले करना चाहता था विथ आवर कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है ना। और आप ये भी देखोगे कि ये जो थर्ड लाइन है जो कि पहले एक्सिक्यूट नहीं हो रहा था, वो फिर से एक्सिक्यूट होने लगा है। क्यों? क्योंकि चूंकि मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया हूँ, तो जो प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो दिस इज वन वेरी गुड यूज केस ऑफ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे सेम ही चीज़ है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो हमने देखा कि हमने ऊपर एक्सेप्शन लिखा, तो दिस इज स्टेप 3 जहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को कैच करके उसको हैंडल कर रहे हैं, है ना। सेम वे मैं यहाँ पे लिखा हूँ जिसमें कि मैं एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक दिया हूँ, है ना। तो जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये एक एज इनपुट लेगा। मैं यहाँ पे देता हूँ 25, तो इट विल गिव मी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ और मैं एज दूँ 15, तो क्या होगा कि इट इज शोइंग मी दिस मैसेज कस्टम एक्सेप्शन काउंट, है ना। तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी कोई ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन रेज होता है ना, तो वो एक एक करके सारे एक्सेप्ट ब्लॉक को सिक्वेंशियली स्कैन करता है और देखता है कि जो जिस क्लास का एक्सेप्शन रेज हुआ वो क्लास मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, एक्सेप्ट के बाद जो मेंशन है क्लास उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब ये रेज होता है ना, तो ये एज टू अ स्मॉल एरर क्लास का एक्सेप्शन रेज करता है, और एज टू अ स्मॉल जो एरर है दैट इज नॉट मैचिंग विद द वैल्यू एरर एंड एज टू अ स्मॉल एरर आर डिफरेंट। तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होता और ये स्किप हो जाता है, उसके बाद इधर आके मैच होता है, ठीक है। यहाँ पे आके मैच होता है, तो ये मैच हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एज टू अ स्मॉल एरर इज सेम एज द एरर विच इज रेज्ड फ्रॉम ट्राई ब्लॉक से जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है दैट इज सेम एज ये एक्सेप्ट के बाद जो मैंने एक्सेप्शन मेंशन किया है। तो जब ये मैच हो जाएगा ना, तो ये प्रिंट एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखोगे कि जब मैं ये दूं तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा, राइट। इसको मैं पहले भी दे सकता हूं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप इसको कहीं भी दे सकते हो, मैं इसको पहले भी दे सकता हूं, तो देखोगे कि ये ऊपर वाला एक्सिक्यूट हो गया, है ना। आप चाहो तो आप इसमें इंस्टेड ऑफ कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडल करना,
आप चाहो तो एक जेनरिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके ट्राई ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट होते हैं और आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो एज ए फॉलबैक ऑप्शन आप एक नया एक्सेप्शन ऐड कर सकते हो। इन द एंड एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड कर सकते हो, इसमें आप दे दोगे एक्सेप्ट और एक्सेप्शन, और इसके अंदर आप प्रिंट कर दोगे, क्या प्रिंट कर दोगे, फॉलबैक एक्सेप्ट ब्लॉक, है ना। कि अगर कोई भी कस्टम या फिर कोई भी स्पेसिफिक जो एक्सेप्शन अगर वो मैच नहीं हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक से मैच नहीं हुआ, तो दिस इज अ फॉलबैक। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सेप्शन होते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो, चाहे वो इनबिल्ट एक्सेप्शन हो, हर एक एक्सेप्शन टाइप वो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करता है। तो कोई भी एक्सेप्शन अगर रेज होगा वो इससे मैच हो जाएगा, है ना। तो एज ए फॉलबैक ये वाला लाइन एक्सिक्यूट होगा अगर ऊपर वाला कोई भी एक्सेप्ट मैच नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि द मोमेंट ट्राई के ब्लॉक में जो कोड है अगर वो एक्सेप्शन रेज करता है तो यहाँ पे डायरेक्टली मैच हो जा रहा है एज टू अ स्मॉल एरर, ठीक है। तो जब मैच हो जा रहा है तो ये लाइन प्रिंट हो जा रहा है। अगर आप ऐसा सोचो कि अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड ना हो, एक्सेप्ट ब्लॉक ना हो, और सिर्फ ये तो ब्लॉक ऑफ कोड हो, और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँ तो क्या होगा कि फॉलबैक वाला एक्सिक्यूट होगा, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एज टू अ स्मॉल एरर जो रेज हो रहा है ना इस लाइन में, तो दैट इज नॉट मैचिंग विद द वैल्यू एरर, और जब ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर कर देगा, और जब इसको इग्नोर कर देगा तो फिर इसमें आके चेक करेगा और ये मैच हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एज टू अ स्मॉल एरर इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन, सो इट इज मैचिंग, तो ये वाला एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब सपोज करो कि ये वाला जो फॉलबैक है वो मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि अगर मैं एज 18 से कम दूं तो नाउ यू आर अगेन गेटिंग दैट वियर्ड वाला मैसेज, है ना। आप इसको कैच नहीं कर पा रहे हो और प्रोग्राम अचानक एक्सिक्यूशन रुक जाती है। तो इसीलिए आपको एक अच्छे प्रैक्टिस के तहत आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप बहुत सारे कस्टम या फिर एक्सेप्शन टाइप्स दो तो एज ए फॉलबैक ऑप्शन इन द एंड आप एक एक्सेप्ट ब्लॉक जरूर लिखो जो कि एक्सेप्शन क्लास का यूज़ करता है, ठीक है। तो आप हमेशा कोई ना कोई एक एक्सेप्ट ब्लॉक जरूर ही एक्सिक्यूट करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हो तो वो कॉल नहीं होता है। अनलाइक C++ में क्या होता है, जब भी आप किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास बनाते हो और चाइल्ड क्लास का जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, तो क्या होता है कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में आपको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से देखा, उसको समझा, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है उसका यूज केस, तो इसको हम लोग मशीन लर्निंग पाइपलाइन के एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन क्या होता है? तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन इज ए सेट ऑफ सब टास्क जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस। जो ट्रेनिंग का जो पाइपलाइन होता है कोई मशीन लर्निंग मॉडल का, उसमें बहुत सारे सब टास्क होते हैं, और वो सब टास्क जब सिक्वेंसली में सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या होता है कि एक पाइपलाइन क्रिएट होता है और मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन होता है। तो क्या क्या टास्क या क्या क्या सब टास्क हो सकते हैं एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन में? तो सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट अलग अलग फॉर्मेट से आ सकता है, डेटा सेट किसी फाइल से आ सकता है, डेटा सेट को हम लोग डेटाबेस से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सोचते हैं डेटा सेट को फाइल से रीड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को रीड करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन किस फॉर्मेट में फाइल है, TXT फाइल, CSV फाइल, TSV फाइल, एक्सेल फाइल, हम लोग उस डेटा को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी लाइक NumPy एंड पांडास। तो चलो मैंने पांडास से डेटा को रीड कर लिया, है ना, फाइल को। अब क्या करेंगे कि रीड करने के बाद उस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, उस डेटा को क्लीन करेंगे। डेटा को क्लीन इसीलिए करेंगे ताकि वो मॉडल उसको कंज्यूम कर सके, है ना। मॉडल अगर डेटा सेट में नल वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है, या इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली क्लीन करेंगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। एक बार जब प्री प्रोसेसिंग का काम हो जाता है फिर हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। स्प्लिट इसीलिए करेंगे क्योंकि मॉडल को ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, और एक बार ट्रेनिंग डेटा सेट पे ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है
फिर हम लोग टेस्टिंग डेटा सेट पे मॉडल को टेस्ट करेंगे कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक बार मॉडल जो है वो टेस्टिंग में पास हो जाता है, मतलब मॉडल अच्छा परफॉर्म करने लगता है, फिर हम उस मॉडल को सेव करेंगे इन आवर हार्ड डिस्क। तो उसको अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। लाइक पिकलिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, जिससे आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को सेव कर सकते हो लोकली, और जब भी ज़रूरत पड़े आप उस मॉडल को लोड करके किसी नए डेटा सेट पे आप इन्फेरेंस या प्रिडिक्शन कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो 4 to 5 टास्क है ना, ये जब हर एक टास्क सिक्वेंसली एक्सिक्यूट होता है इन ए इंटेंडेड वे, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए डेटा पाइपलाइन या मशीन लर्निंग पाइपलाइन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ना, वहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस रेज होने के चांसेस होते हैं या एरर रेज होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन एरर होते हैं जो कि रेज होते हैं जब भी हम ये पाइपलाइन को लिखते हैं या डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी फाइल को रीड करते हो और अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यू विल गेट वन ऑफ द एरर दैट इज कॉल्ड फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर आप डेटा को रीड करते हो, अलग अलग डेटा हो सकता है, CSV हो सकता है, TSV हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, और डेटा सेट का जो कंटेंट है वो उस फॉर्मेट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। लाइक अगर वो CSV है तो दैट इज़ नॉट कॉमा सेपरेटेड। CSV का मतलब होता है कि फाइल का जो डेटा होगा वो कॉमा सेपरेटेड होगा, लेकिन अगर वो कॉमा सेपरेटेड नहीं है तो क्या होगा कि जब हम उसको रीड करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक पांडास, तो इट विल गिव अस एरर। उसी तरीके से एक्सेल में भी एरर मिल सकता है, जेसन में भी एरर मिल सकता है। अगर जेसन फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ और उसके अंदर का कंटेंट CSV फॉर्मेट में है, देन इट विल ऑल्सो गिव अस एरर, ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो अगर वो जेसन फाइल है तो इट विल गिव अस एरर लाइक जेसन डिकोड एरर, CSV फाइल है तो CSV एरर, और अगर कोई यूनिकोड का एरर है, अगर कोई ऐसा यूनिकोड कैरेक्टर है जो कि इनकोडिंग में सपोर्टेड नहीं है, तो इट विल गिव अस यूनिकोड डिकोड एरर, ठीक है। ये सारे कॉमन एरर होते हैं जब भी हम किसी फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। अब जब मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं तो उस समय में बहुत सारे एरर मिल सकते हैं, लाइक वैल्यू एरर। अगर मैं डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का और वो स्ट्रिंग इनपुट आ रहा है, तो दैट विल गिव अस वैल्यू एरर। उसके अलावा टाइप एरर मिल सकता है, मेमोरी एरर। मतलब अगर मैं कोई डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ और जो डेटा सेट का साइज़ है जिस पे मॉडल को ट्रेन करना है दैट इज़ बिगर देन आवर रैम का साइज़, तो इन दैट केस वी विल गेट मेमोरी एरर कि डेटा सेट के मॉडल को हम लोग लोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें रन टाइम एरर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट एरर है जो कि हमें मिल सकता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं और ड्यूरिंग सेविंग द मॉडल ऑन आवर लोकल मशीन, ताकि वो परसिस्ट करे और जब रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग लोड करके उससे हम लोग प्रिडिक्शन जनरेट कर सकें, तो जब हम मॉडल को सेव करेंगे ना तो हमें बहुत तरह के एरर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो अगर मैं मॉडल को एक ऐसे डायरेक्टरी में सेव करना चाहता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आई कैन गेट फाइल नॉट फाउंड एरर कि वो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मैं कोई ऐसे डायरेक्टरी में सेव करना चाहता हूँ या राइट करना चाहता हूँ अपने मॉडल को जो कि सिर्फ रीड ओनली है, उसमें मुझे राइट का परमिशन नहीं है, तो आई विल गेट परमिशन एरर, ठीक है। उसी तरीके से देयर आर एरर लाइक OS एरर या पिकलिंग एरर। मॉडल को जब सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिकल लाइब्रेरी, तो उस फेज में अगर कोई एरर मिलता है तो आई विल गेट पिकलिंग एरर, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट एरर होते हैं जब हम लोग कोई मशीन लर्निंग मॉडल का पाइपलाइन लिखते हो। एरर मतलब एक्सेप्शन, कोई भी एरर जो रन टाइम में होता है जिसको पाइथन कैच कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये सारे एरर हैं जो कि एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हैं, मतलब ये सारे एक्सेप्शन हैं, बस इसको मैं एरर बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो हमने जो भी अभी डिस्कस किया उसको हम लोग एग्जाम्पल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये है कि राइट ए बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल पाइपलाइन इन पाइथन, और उसमें आप एक्सेप्शन को हैंडल भी करो, ठीक है। आप एक पाइपलाइन लिखो और उस पाइपलाइन में जो भी एक्सेप्शन आएंगे जनरेट होंगे उसको आपको हैंडल भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है, मैंने कोड लिखा है टू सेव आवर टाइम, है ना। मैंने कोड लिखा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत लल्लू है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अगर जब मैं कोई कोड रन करता हूँ और अगर मुझे ये मैसेज शो करता है कि दिस लाइब्रेरी, दिस मॉड्यूल, दिस पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिप। तो अगर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क दे करके अगर हम लोग कोई पिप इंस्टॉल और पैकेज नेम अगर कमांड रन करते हैं ना, तो वो लाइब्रेरी या वो पैकेज इंस्टॉल हो जाता है हमारे उस लोकल वर्चुअल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पांडाज और साइकिट लर्न को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ,
बट ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इट विल गिव मी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर मैं पांडास के बाद कोई वर्जन मेंशन ना करूं लाइक दिस 1.2.3, तो क्या होगा कि अगर मैं कोई वर्जन मेंशन ना करूं तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा पांडास का और साइकिट लर्न का वो इंस्टॉल कर देगा मेरे लोकल वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्लियर है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको आप जाकर के देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, पांडास साइकिट लर्न ये दोनों ये सारे पैकेजेस को मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेटा सेट को रीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये डेटा एग्जिस्ट करता है, ये CSV फाइल एग्जिस्ट करता है तो आप उसको रीड करो, नहीं तो आप एक्सेप्शन रेज कर दो, फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर जो है दैट इज ए इनबिल्ट एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड जो एरर है दैट इज ए इनबिल्ट एक्सेप्शन, दैट इज नॉट ए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। आप ये एक्सेप्शन रेज करो विथ दिस कस्टम मैसेज डेटा सेट नॉट फाउंड करके। ठीक है, आप ये रेज कर दो अगर वो डेटा डॉट CSV एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग आगे जाएंगे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर डेटा फ्रेम डेटा सेट में अगर कोई नल वैल्यू है तो भी हम लोग एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे कि डेटा सेट कंटेन मिसिंग वैल्यूज, है ना। मॉडल में जब हम डेटा सेट को जब हम लोग पास करेंगे ना तो हम लोग ये चाहते हैं कि डेटा सेट पे कोई भी मिसिंग वैल्यू ना हो और डेटा सेट इज प्रॉपरली अलाइंड विथ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर कोई नल वैल्यू है तो हमारा रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आप एक एक्सेप्शन रेज कर दो विथ द वैल्यू एरर। ठीक है, और अगर कोई नल वैल्यू नहीं है तब हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करें, डेटा सेट को हम लोग स्प्लिट कर दे रहे हैं x और y में। x जो होगा, x एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होगा वो एक टारगेट वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, y हमें प्रिडिक्ट करना है और x के हेल्प से प्रिडिक्ट करना है। तो जिसके हेल्प से प्रिडिक्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमें प्रिडिक्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डेटा सेट के कुछ पोर्शन में मॉडल को ट्रेन करें और उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो फिर अनसीन डेटा, वैसे डेटा जिसको मॉडल ने अभी तक देखा नहीं है, उस डेटा पे मॉडल को टेस्ट करके मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है जब कोई नया डेटा मॉडल को इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं। एक बार जब हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट कर लेंगे फिर हम लोग ट्रेन डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे साइकिट लर्न के ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो मॉडल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, जिसमें कि क्या होगा, स्टार्ट में क्या होगा, रैंडम वेट्स होंगे, और जब मैं मॉडल को फिट करूँगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेट्स होगा ना, वेट्स को क्या होगा, फाइन ट्यून होगा। मॉडल फाइन ट्यून का मतलब होता है वेट फाइन ट्यून। ठीक है, मॉडल को फाइन ट्यून करना मतलब वेट को फाइन ट्यून करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल फाइन ट्यून होता है, और जब मॉडल ट्रेन हो जाता है, फिट के हेल्प से हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो जब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसके बाद हम लोग मॉडल को पिकल फॉर्मेट हम लोग मॉडल को सेव करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने अपने पाइपलाइन को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया। ठीक है, और जब इसको मैं रन करूँगा ना, जब मैं इसको रन करूँगा, सबसे पहले आप देखोगे कि डेटा डॉट CSV मेरे लोकल मशीन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एक्सेप्शन रेज होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक्सेप्ट जो ब्लॉक है ना वहाँ पे जा करके एक एक करके मैच करेगा कि जिस क्लास का एक्सेप्शन रेज हुआ क्या वो किसी भी एक्सेप्ट ब्लॉक से मैच होता है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे मैच करेगा। तो फाइल नॉट फाउंड एरर इज नॉट सेम एज वैल्यू एरर, तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होगा, इसको इग्नोर किया जाएगा और फिर आगे आकर के दोबारा चेक होगा कि हाँ, तो देखेगा कि हाँ ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये मैच हो रहा है। फाइल नॉट फाउंड एरर इज मैचिंग विथ द एक्सेप्शन रेज्ड। फाइल नॉट फाउंड एरर एक एक्सेप्शन रेज हुआ था एंड दैट इज मैचिंग विथ दिस एक्सेप्ट ब्लॉक ऑफ कोड, तो फिर ये लाइन एक्सिक्यूट हो जाएगा फाइल एरर, है ना। तो आप देख सकते हो फाइल एरर ये मैसेज मुझे शो हो रहा है, और उसके बाद वाले भी जो एक्सेप्ट ब्लॉक होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। द मोमेंट मुझे कोई एक्सेप्ट ब्लॉक मैच होता है तो उसको एक्सिक्यूट करके और उसके आगे जो भी एक्सेप्ट ब्लॉक है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद इन द एंड फाइनल ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो फाइनल ब्लॉक को हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा था कि फाइनल ब्लॉक के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं वो ऑलवेज एक्सिक्यूट होता है। इट डज नॉट मैटर कि एक्सेप्शन रेज हुआ नहीं हुआ, एक्सेप्शन कैच हुआ नहीं हुआ,
फाइनल ब्लॉक इज ए कोड दैट विल ऑलवेज एक्सिक्यूट। ठीक है, तो ये एरर शो होता है, फाइल एरर, और उसके बाद मुझे फाइनल ब्लॉक का कोड एक्सिक्यूट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो देखोगे कि अभी भी सेम मैसेज मुझे प्रिंट हो रहा है, फाइल एरर। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी एक्सेप्शन रेज होगा, है ना, फाइल नॉट फाउंड एरर का, तो यहाँ पे आके मैच होगा। ठीक है, तो फाइल नॉट फाउंड एरर जो है वो यहाँ पे मैच हो गया, तो वो इसको एक्सिक्यूट कर देगा, इसके ब्लॉक ऑफ कोड को, और ये इसके बाद वाले जो दो एक्सेप्ट ब्लॉक है उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसको एक्सिक्यूट करेगा और ये दोनों को इग्नोर करेगा, और इन द एंड फाइनल ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा चेंजेस फिर से करता हूँ। मैं इस बार ये करता हूँ कि मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा ना, तो आप देखोगे कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है, इसका प्रिंट एक्सिक्यूट हो रहा है और ये वाला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब भी एक्सेप्शन रेज होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो ये मैच करेगा हर एक एक्सेप्ट ब्लॉक से। तो देखेगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर इज ए टाइप ऑफ एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एरर जो है वो एक चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन क्लास का, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो ये लाइन एक्सिक्यूट हो जाएगा। और जब ये लाइन एक्सिक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद वाले कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक चेंज ये करूँगा कि मैं इसको कमेंट कर दूँगा और इसको भी कमेंट कर दूँगा। ठीक है, और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि आई एम नॉट एबल टू कैच एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जब भी एक्सेप्शन रेज होगा तो वो आकर के एक्सेप्ट ब्लॉक में मैच करेगा। तो वैल्यू एरर इज नॉट सेम एज फाइल नॉट फाउंड एरर। तो अगर ये मैच नहीं हो रहा है ना, तो इन दैट केस हम लोग एक्सेप्शन को कैच नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक्सेप्शन को रेज तो कर पा रहे हैं लेकिन कैच नहीं कर पा रहे, और जब कैच नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनल ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होगा और कोड का एक्सिक्यूशन अचानक से रुक जाएगा, अब नॉर्मल एक्सिक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिर्फ ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैच करेगा, मैच नहीं होगा, फिर इधर मैच करेगा, तो हाँ मैच हो रहा है। क्यों मैच हो रहा है? क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एरर इज ए सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। तो चूंकि ये चाइल्ड क्लास है, मतलब यहाँ पे मैच हो रहा है, और जब मैच हो रहा है तो ये वाला प्रिंट एक्सिक्यूट हो जाएगा, मतलब हम लोग एक्सेप्शन को कैच कर पा रहे हैं, और जब हम लोग एक्सेप्शन को कैच कर पा रहे हैं तो फिर फाइनल ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, अब आपको एक्सेप्शन के टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फ्लिपकार्ट, ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, गेट या फिर आपके कॉलेज का एग्ज़ाम, तो आपको एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। एंड आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये दोनों लेक्चर अच्छे से देखा है और फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के ऊप्स के लेक्चर को अच्छे से देखो, क्योंकि आपका इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, सुपर फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लियर होंगे तो आपको ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।